यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप क्वेश्चंस में बोलता हूँ और उसके आंसर आप वीडियो को आराम से देख करके आप पेन लेकर बैठेंगे तो क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ आप उसे क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं या स्टेटमेंट में आप लिख करके उसका आंसर ही सीधा सीधा कर सकते हैं। अब ये सारे प्रश्न मैं यहाँ लिखूँ फिर उसका आंसर आपसे बताऊँ तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन लिखते समय क्वेश्चंस बोल देता हूँ कि इस पर प्रश्न क्या बनेंगे और उनको आप ध्यान में रखिएगा या आप कॉपी में प्रश्न ही लिख लिया करिए जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपसे, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? क्वेश्चन यही बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है। ध्यान में रखिएगा ये गोवा में, इसका उद्घाटन जो हुआ वो गोवा राज्य में हुआ। 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, यानी इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो नवंबर 2016 में। ध्यान रखिएगा कि नवंबर 2016 में क्या हुआ था? नवंबर 2016 में आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखने का मतलब हो गया कि उस दिन से शुरुआत हुआ और फिर 11 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ है। इन दोनों में फ़र्क होता है, ये दोनों अपने आप में दो स्टेजेस हैं, ये शुरुआत हुआ और ये अंत हुआ। उद्घाटन कब होता है? जब उस चीज़ को हम प्रयोग में लाना शुरू करते हैं उस दिन से, और आधारशिला उस दिन रखी जाती है जिस दिन से उसका निर्माण कार्य शुरू होता है, जिस दिन से वो बनना शुरू होता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 कब मनाया गया? 11 दिसंबर को, ठीक है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। ये आप ध्यान में रखिएगा। इस बार कहाँ मनाया गया तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इस बार जो है वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस कवरेज दिवस का जो समारोह हुआ ये कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन था, ठीक है। तो 11 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ, 11-12 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी? जब कोई सम्मेलन या समारोह होता है तो किसी थीम पर काम करता है, तो बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट, इसकी थीम जो है वो थी बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, ये इसका क्या था? ये थीम थी इस सम्मेलन समारोह की। तो आपसे थीम पूछ सकता है कि क्या थीम थी इस बार इस दिवस की। जब भी कोई दिवस, सम्मेलन या कोई भी समारोह होता है उसका एक थीम बनाया जाता है कि उस थीम पे मेन फोकस होता है, ठीक है। तो वाराणसी में इसका आयोजन हुआ 11 दिसंबर को और इसकी थीम क्या थी? बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है? 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। तो इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए। 6 दिसंबर 2022 को, 6 दिसंबर 2022, ये डेट इम्पोर्टेंट रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट में रखिएगा, ठीक है। क्या हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर जी की डेथ हुई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 में, ठीक है। ये संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। पूना पैक्ट इनके चर्चे में आते हैं, इनके नाम के साथ बहुत महत्व रखता है। पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था, वो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य में हुआ था 1932 में, ठीक है। पूना में हुआ था। ये इनका 67वां डेथ एनिवर्सरी है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी, ठीक है।
दूसरी बात, अब ये कौन थे, तो ये आपसे पूछ सकता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति का मतलब होगा कि जो आप संविधान देख रहे हैं, इसका जो ढांचा है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या संघ कार्यपालिका, ये जो आप देख रहे हैं कि किस अनुच्छेद में क्या रखा गया है। शुरुआत में नागरिकता, फिर अधिकार, मौलिक अधिकार, फिर राज्यों के कर्तव्य, और फिर उसके बाद में संघ की संरचना, फिर राज्य की संरचना। ये जो आप देख रहे हैं संविधान का एक ढांचा पूरा, वो इन्होंने डिजाइन किया था अपनी एक समिति के माध्यम से। उस समिति के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म पूछ सकता है, तो ध्यान रहे कि 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 तक इनका समय काल रहा है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी 2022-23 के लिए एक अनुमान लगाया है, और संशोधन उससे पहले जो थे वो संशोधित कर दी गई है। ठीक है, तो भारत की जीडीपी में सुधार के लिए बात की गई है। ये बदलता रहता है आंकड़ा, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा आपसे, बस आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक की चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत ने गोवा राज्य में एक जो अखिल भारतीय या विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस था, जिसमें जो कि गोवा में हुआ 8 दिसंबर को। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि 9वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ। ध्यान रखिएगा कि गोवा में इसका आयोजन हुआ है। और कौन सा आयोजन था ये? 9वां आयोजन था। ठीक है, तारीख 8 दिसंबर है, गोवा में 8 दिसंबर को। ठीक है, इसी सिलसिले में जो पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा जो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके विस्तार के लिए और स्वास्थ्य को और बढ़ाने के लिए, अनुसंधान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने या 11 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 राष्ट्रीय आयुष अनुसंधान या संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया है। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि वो तीनों संस्थान कौन से हैं और कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस क्या बनेगा, उन तीनों संस्थानों का नाम लेकर के क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि उद्घाटन या हो सकता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कहाँ पे इसका निर्माण हुआ है, तो गोवा में है ये। और एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान है जो गाजियाबाद में, और एक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है जो दिल्ली में है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस अपने आप में बन सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, ये कहाँ पे है? गाजियाबाद है। ठीक है, और एक तीसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, अब इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कब इसका लोकार्पण किया गया या फिर कब इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर, ये तीनों को 11 दिसंबर, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, राष्ट्र को समर्पित किया गया।
ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इससे क्वेश्चन बनते हैं संस्थानों से, उनकी स्थापना कहाँ पे हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बदले गए हैं। आयोग से क्वेश्चंस बनते हैं, विभिन्न आयोग और उनके अध्यक्ष, ध्यान में ये भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष तो ये बने हंसराज गंगाराम अहिर। ये नाम याद रखिएगा आप, नियुक्तियों से बनते हैं। हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है। इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कमीशन है, और कमीशन, आयोग या संस्थाओं के अध्यक्ष अगर कुछ बदला जाता है तो फिर उनके नाम आपको दिया जा सकता है। भारत का एकमात्र राज्य महाराष्ट्र, जिसने अलग से दिव्यांग राज्य विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा राज्य अलग से दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? तो कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो अलग से दिव्यांग विभाग यानी राज्य दिव्यांग विभाग की स्थापना कर रहा है, ठीक है। 3 दिसंबर को चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 दिसंबर को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दिवस पूछ सकता है आपसे, चूंकि अब महाराष्ट्र में इसके लिए अलग विभाग बन रहा है तो अपने आप में बड़ी बात है ये, और वो पहला राज्य है। इस संदर्भ में आपसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछ सकता है कि किस डेट को मनाया जाता है, तो वो आप गलत ना करें। 3 दिसंबर को पिछली क्लास में भी हमने चर्चा किया था इसके बारे में आपसे कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिवस मनाया। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपसे बताया था पिछली क्लास में कि जब भी कभी महिलाओं की नियुक्तियों की बात आए तो उसे आप सीरियसली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो मेघना अहलावत हैं इसकी पहली महिला अध्यक्ष, मेघना अहलावत। आपको पता है कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, ये उनकी पत्नी है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या पता उन्हीं का नाम आ जाए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं ये, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी। और बड़ी बात तो ये है कि माननीय दुष्यंत चौटाला जी इससे पहले अध्यक्ष रह चुके हैं TTFI के, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में टेक्नोलॉजी में एक अपडेट हुआ है, IIT मद्रास के उसने एक जो समुद्री ऊर्जा होती है, समुद्री तरंग होती है, उस तरंग से ऊर्जा बनाने का एक यंत्र तैयार किया है। उस यंत्र का नाम आपसे पूछ सकता है। यंत्र का मतलब होगा एक ऐसी मशीनरी जो समुद्री तरंगों से ऊर्जा बना सकती है, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। यानी जो ओशियन वेव है, जो समुद्री या महासागरीय तरंगे हैं, उसको कन्वर्ट करने वाला यंत्र या मशीन, जिसको ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं, किसने बनाया है? क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, इसका नाम है सिंधुजा फर्स्ट। ये नाम आपसे पूछ सकता है, सिंधुजा प्रथम।
किसने बनाया? ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया है, आईआईटी मद्रास, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये समुद्री तरंग से क्या करेगी? बिजली पैदा करेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है कि अगर ये सफल हो रहा है तो ऊर्जा की एक बहुत भारी मात्रा समुद्रों में मिलेगी। मैंने समुद्री संसाधन जब पढ़ाया था आपको तो बताया था इसमें कि समुद्री तरंगे जो होती हैं इनसे हम ऊर्जा की एक भारी मात्रा प्राप्त कर सकते हैं और तटीय क्षेत्रों में खास तौर पे जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने इस दिशा में प्रयास किया और सिंधुजा फर्स्ट नाम का यंत्र बनाया या उपकरण बनाया जो कि जो समुद्री तरंगे हैं उनको कन्वर्ट करेगी किसमें? बिजली में। एक नाम है डीना बोलुआर्टे, डीना बोलुआर्टे, अपने यहाँ का तो नाम है नहीं, डीना बोलुआर्टे, ये कौन है? ये नाम कई बार आप पढ़िएगा। डीना बोलुआर्टे हाल ही में किस देश की अध्यक्षता बनी है? किस देश की अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, किस देश की राष्ट्रपति बनी? एक महिला हैं डीना बोलुआर्टे, और सवाल आपसे बनेगा कि हाल ही में इनका राष्ट्रपति पद का इन्होंने शपथ लिया है, तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रहे, पेरू। महिला राष्ट्रपति हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं, पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। नौ दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, नरसंहार के अपराध से जो पीड़ित रहे हैं उनके लिए, नरसंहार पीड़ितों के स्मरण और उनके सम्मान के लिए, स्मरण और उनके सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये डेट ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर। ठीक है, अभी हाल ही में एक टाइम मैगजीन का जो 2022 टाइम मैगजीन 2022 का जो पर्सन ऑफ द ईयर चुना है वो कौन है? इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस में आ गया है। तो टाइम मैगजीन के 2020 के जो पर्सन ऑफ द ईयर हैं वो कौन है? टाइम मैगजीन के 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, ये चुना गया है एक व्लादिमीर जेलेंस्की। आप समझ रहे हैं जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के भाई राष्ट्राध्यक्ष। अब इस दौरान तो 4-6 महीनों से 8 महीनों से लगातार वो चर्चा में, यूक्रेन। एक तो इन्हें चुना गया है और दूसरा द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। देखिए, अगर जेलेंस्की शब्द एग्जामिनर थोड़ा सा इस प्रश्न को और टफ बनाए तो जेलेंस्की जी को नहीं पूछ सकता। ऑप्शन में आपको ये दे दे द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इसका क्या मतलब है भाई? दोनों दे दे ऑप्शन में और ए और बी सही करने के लिए कहे तो आप क्या करेंगे? तो आप ये सोच रहे होंगे ना कि पर्सन ऑफ द ईयर तो किसी एक पर्सन को चुना जाता है, तो यहाँ 2 नाम कैसे आए? दरअसल ये नाम नहीं है किसी का, ये द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन शब्द है जो नाम आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन की जनता के लिए है। किसके लिए? यूक्रेन की जनता के लिए ये नाम इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यानी उस मैगजीन में आप देखेंगे कि यूक्रेन की जनता है और बीच में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष दिखाई देंगे आपको, और यूक्रेन की जनता के अंदर जो जज्बा है कुछ पूछो मत, और इसीलिए शायद चुना गया है इनको टाइम मैगजीन के लिए पर्सन ऑफ द ईयर।
ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि स्पिरिट ऑफ यूक्रेन का मतलब हो गया यूक्रेन की पब्लिक। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर पर्सन एक ही है, लेकिन यूक्रेन की पब्लिक को भी महत्व दिया गया है इसमें। तो ये करंट की महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो सप्ताह भर की। इसके बाद हम 5 योजनाओं पे आपसे बात करेंगे इसी क्लास में, आप इसे नोट कर लीजिए। देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 4 से 5 योजनाएं। बस वो योजनाएं इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट हैं, 2021 की योजनाएं हैं और एग्जाम में आ सकती हैं। ऐसे हर क्लास में 2-2, 4-4 योजनाएं करके हम लोग देख लेंगे। तो पहली योजना जो है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति है, योजना नहीं कह सकते, पॉलिसी। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। इसका उद्देश्य क्या था? कोविड के टाइम में जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये लागू कब की गई? 15-16 मई 2021। ये डेट याद रखिएगा। 15 मई 2021 को दरअसल हुआ क्या था, इसको अनुमति मिली यानी स्वीकृति, ठीक है, और 16 मई 2021 को क्या हुई? लागू हो गई। एक योजना मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। ये योजना कब लागू की गई? 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश की, ये सारी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? जो असंगठित क्षेत्र के कामगार होते हैं, पंजीकृत हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये योजना चलाई गई। एक है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये योजना कब लॉन्च की गई? ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है, 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 यूपी, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नया सवेरा योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है, 16 जून 2017 की। ठीक है, नया सवेरा योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। नया सवेरा योजना ये यूपी की है। कब इसको लॉन्च किया गया? तो 15 फरवरी 2017 में, नहीं 16 जून 2017। इसे आप ध्यान रखिएगा। एक चौथी योजना है नया सवेरा योजना, जो महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा पहले लॉन्च की गई थी 16 जून 2017 को ही। तो चौथी योजना है नया सवेरा योजना, ये यूपी की ही योजना है। कब लॉन्च की गई थी? 16 जून 2017। ठीक है, ये डेट मिलाने के लिए सीधा सीधा पूछेगा। इसका उद्देश्य क्या था? जो श्रमिक बच्चे हैं उनको बाल श्रम से मुक्त कराना और उन्हें अच्छी से अच्छी और सामाजिक समझ को प्रदान करना और उनके कैरियर को उच्च बनाए रखना, यही सारे इसके उद्देश्य रहे हैं। इन्हें उनका शैक्षणिक और नैतिक विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, एक योजना 2021-22 की बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये कब लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में। ठीक है, 100 करोड़ इसके लिए आवंटित किया गया। उद्देश्य क्या था? महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटना। ठीक है, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करना। ये इसका उद्देश्य था। तो ये आज
कि इस साप्ताहिक करंट की क्लास में इतनी सारी चीज़ें आपने